नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, आज मुद्दा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली का नहीं है। आज मुद्दा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल में मौजूदगी का नहीं है। आज एक सवाल है बंगाल की सत्ता, सियासत और सत्ता परिवर्तन के संकेतों का। क्या पश्चिम बंगाल में इस बार सचमुच बदलाव की आहट है? क्या 15 साल पुरानी सत्ता की जड़ें हिल चुकी हैं? और क्या प्रधानमंत्री मोदी के आक्रामक चुनावी तेवरों ने ममता बनर्जी को राजनीति में काफी डिफेंसिव कर दिया है? आसनसोल और हल्दिया की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने आज सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने साफ शब्दों में कहा जब वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो किस प्रकार से उनको देखने वालों का हुजूम वहां दिखाई दिया, वो आप देख सकते हैं। खैर, मोदी ने साफ शब्दों में अपने संबोधन में कहा कि 4 मई के बाद, मतलब जिस दिन नतीजा आना है चुनाव का, 4 मई के बाद निर्मम सरकार का जाना तय है। ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के। उन्होंने चेतावनी भी दी कि चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। यानी ये सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था, सीधा सत्ता परिवर्तन का दावा कर गए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री का आरोप है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, महिलाएं असुरक्षित हैं, गुंडागर्दी बेलगाम और टीएमसी राज में भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को खोखला कर दिया है। हल्दिया में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा ही नहीं किया, बल्कि अपनी तरफ से 6 बड़े दावे भी किए, वादे भी किए। और इन वादों में भय मुक्त बंगाल, घुसपैठियों पर कार्रवाई, घोटालेबाजों को जेल, रेप केसों की दोबारा जांच जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को लेकर बड़े राजनीतिक संकेत भी दिए। दावा किया कि भवानीपुर में नंदीग्राम होगा। मतलब जिस प्रकार से नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में हरा दिया था, अब इस बार भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को बीजेपी हराएगी, ये दावा कर गए मोदी। और बंगाल का सबसे बड़ा विस्फोटक मोड़ यहीं से तो निकलकर सामने आया, क्योंकि इस बार समीकरण बदल चुके हैं। 21 वाला मामला नहीं है, अब इसको समझना होगा। एसआईआर प्रक्रिया में करीब 1 करोड़ यानी 92 लाख का आंकड़ा आया है। फर्जी मतदाताओं के नाम हटने की चर्चा है, ये नाम हट चुके हैं, आंकड़ा आ चुका है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी तरफ मुसलमान वोट बैंक के बिखराव की आशंका। खैर, अब आते हैं जवाब तो चाहिए कि हमारे सवालों पर, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो हम उठाने जा रहे हैं। पहला सवाल, पीएम का बंगाल में भाजपा की सत्ता का ब्लूप्रिंट, उनका जो दावा है, क्या वही है? दूसरा, बहुमत पाने का दावा रणनीति या वाकई में बीजेपी की लहर है? बंगाल में व्यवस्था बनाम बदलाव का चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? आज इसकी भी बात होगी। एसआईआर में करीब 1 करोड़ वोटर्स का नाम हटना टीएमसी के लिए झटका है क्या? ये तमाम ऐसी चीजें हैं इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम आज समझेंगे। देखिए, बंगाल चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। कहने को तो एक राज्य का चुनाव है, लेकिन पूरा देश देख रहा है पश्चिम बंगाल को। 2014 से केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने देश के ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकार बना ली या फिर कई राज्यों में अपना प्रभाव छोड़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल हमेशा से बीजेपी के गले की फांस बना रहा। लेकिन एसआईआर के बाद बंगाल में हो रहा यह चुनाव, क्या बीजेपी जीतकर इतिहास रच पाएगी? क्योंकि इससे अच्छा मौका उनको और कहां मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे, इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं के दौरान किस प्रकार से हमला बोला ममता सरकार, वो भी दिखाएंगे। उसके बाद में चर्चा करेंगे, पूरे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं, अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में
बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे। जब आजाद हुआ तब पूरे भारत की कमाई अगर 100 रुपये थी तो इसमें से 11-12 रुपये अकेले बंगाल कमाता था, 100 में से 12 रुपया। लेकिन यहां कांग्रेस और वामपंथी शासन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना कम था तो 2011 में जब आपने टीएमसी को मौका दिया तब देश की कमाई में बंगाल का हिस्सा घटकर 6 रुपये रह गया था। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, माटी मानुष के लिए कुछ करेगी, लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की। पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कमल खिला के रहेंगे और इस अराजकता और अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बड़ी संख्या में मेरी मातृ शक्ति आई है और मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 भागों में है। एक तरफ निर्मम सरकार का भय, भ्रष्टाचार, अराजकता और महाजंगल राज, और एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, जिस पे पूरे देश के लोगों को भरोसा है और पश्चिम बंगाल के लोग भी अपना भरोसा इस नेतृत्व के साथ देने जा रहे हैं। यहाँ आके बहुत दुखी है। मुझे लगता था कि सिंगूर आंदोलन के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी हैं ममता दीदी, उनने कम से कम वहां के किसानों की हालत तो बदली होगी, लेकिन कितने बरस हो गए, आज भी सिंगूर की जमीन ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। ना वहाँ इंडस्ट्री आई और ना वहाँ खेती हो पा रही है। जो वादा था वो निभाया नहीं, वचन था वो पूरा नहीं किया। आज सिंगूर की धरती ममता की वादा खिलाफी का उदाहरण बन गई है, प्रतीक बन गई है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उस समय वो जो कह रही थी वो घड़ियाली आंसू थे। एक मुख्यमंत्री अगर चाहता तो इतने सालों में 15 बरस हो गए, उस धरती को बदल देता, उसका बेहतर उपयोग करता, किसानों की जिंदगी बदल देता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है। दूसरे, आज मैं इस खेत में खड़ा हूं आपके साथ जहां आलू पैदा होता है। पश्चिम बंगाल आलू उत्पादक राज्य है, देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान आज दिए हैं, काफ़ी आक्रामक प्रचार उनके द्वारा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच में मैं बता दूं कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो कनेक्ट हो गए, जिनसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही है माधवी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। बहुत स्वागत है माधवी जी आपका। हमारे साथ टीएमसी के नेता भी कनेक्ट हो गए हैं, मोहम्मद तौसीफ रजा, आपका भी बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन पहली प्रतिक्रिया माधवी जी मैं आपके माध्यम से चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी बहुमत का दावा कर गए, क्या है इसका जमीनी आधार? इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, कॉन्फिडेंस मिल रहा है पश्चिम बंगाल की जनता से, क्योंकि परिवर्तन जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है। जो हालात पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं इतने सालों से, वो दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है पश्चिम बंगाल। अभी आलू चासी की बात हो रही थी, चासी माने जो किसान है उसको चासी बोलते हैं बंगाल में। तो आलू चासी, आलू की जो पैदावार थी उसमें पश्चिम बंगाल प्रथम होता था, चावल के मामले में प्रथम होता था, चाय के मामले में प्रथम होता था। आज पश्चिम बंगाल कहाँ पिछड़ता जा रहा है? ये तो केवल एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ। इसके अलावा ताँत की साड़ियां जो पूरे विश्व में विख्यात थी, पूरे देश भर में सप्लाई होती थी, आज वो ताँती भी
जो है वो तात का काम छोड़ चुके हैं। तो उद्योग धंधे की बात करें तो 6,500 से ज्यादा उद्योग धंधे यहाँ पर बंद हो गए हैं। कोई भी यहाँ पे स्टार्टअप नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से सिंडिकेट और कटमनी की राजनीति व्याप्त है पश्चिम बंगाल में, कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस खोलना चाहे, अपना छोटा सा व्यापार करना चाहे, तो उसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पश्चिम बंगाल। तो इन सारे मुद्दों पर जो है वो आज बंगाल जो है स्ट्रगल कर रहा है, और एक विकल्प के तौर पे पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देख रही है। इसीलिए जरूरी है कि अब परिवर्तन हो, और उसी परिवर्तन की सकारात्मक जो स्वच्छ छवि जो दिख रही है वो लोगों के विश्वास में दिख रही है, लोगों की आस्था और लोगों के सपोर्ट में दिख रही है। इसीलिए हम पूरी तरीके से एकदम आश्वंतित हैं कि हमारे बंगाल को अब जो है परिवर्तन जिसकी जरूरत इतने सालों से बंगाल जिससे त्रस्त है, वो आज उस परिवर्तन को जरूर से एक भाजपा के तौर पर, भाजपा के एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। तो वो परिवर्तन हम लेकर आएंगे, और उसी विकल्पों पर बात करते हुए मोदी जी ने अपनी गारंटी जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता के सामने रखी है। ओके माधवी जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। टीएमसी के जो नेता हैं उनसे बात करेंगे तौसीफ से। तौसीफ, प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का विषय उठाया, जवाब क्या है आप लोगों का इस पर? वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इलेक्शन के समय पे सिर्फ रोड शो और 5 साल का परफॉर्मेंस बंगाल की जनता देखती है हमेशा। 5 साल का जो परफॉर्मेंस होता है, बंगाल की जनता बहुत क्वालिफाइड है, बहुत एडुकेटेड है, बहुत समझदार बंगाली होते हैं। बंगाली बहुत सुलझे हुए होते हैं, और वो अपना नतीजा वो खुद जानते हैं कि किन कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, किस पार्टी को वोट देना चाहिए, किसने बंगाल में काम किया है, किसने बंगाल का डेवलपमेंट किया है, किसने बंगाल को संभाला है। ये 5 साल, आप हर 5 साल के बाद आकर अपना परफॉर्मेंस दिखाने का और गिनाने की बात करेंगे, तो 5 साल में आपने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है बंगाल के लोगों के लिए, देश के प्रधानमंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री हो, या देश में या बंगाल के जो लोग बीजेपी पार्टी से हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों का भी 5 साल का परफॉर्मेंस बंगाल की जनता जानती है। और बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना काम किया है, और उनके तमाम एमएलए जितने भी असेंबली में जो एमएलए हैं, उनको लोग पहचानते भी हैं, उनके साथ मिलते भी हैं, उनके साथ काम भी करते हैं, और उनके तमाम चीजों में चाहे जो चीज की जरूरत होती है अपने एमएलए के पास जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनका लोग नाम तक नहीं जानते। आप 5 साल के बाद किसी और कैंडिडेट को लाके खड़ा कर देते हैं, 5 साल के बाद फिर किसी को लाके खड़ा कर दीजिए, लोग उनको पहचानते भी नहीं है, ना उनका अस्तित्व होता है। और बंगाल में ममता बनर्जी जो काम के आधार पर बात करती है, बंगाल में ममता बनर्जी लोगों के साथ रही हैं, लोगों के पास रही हैं, हमेशा लोगों के लिए काम किया है। बंगाल में कन्याश्री, युवाश्री, शिक्षाश्री, गतिधारा, युवा साथी, लक्ष्मी भंडार, तमाम चीजों में काम किया है। और बंगाल में ममता बनर्जी डेवलपमेंट का भी काम किया है, चाहे वो 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार आई है, 34 साल की वामफ्रंट की सरकार के बाद, और ममता बनर्जी ने बंगाल में जो तरक्की का काम किया है, चाहे वो ब्रिज का काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट में आप किसी हॉस्पिटल बनाने का काम हो, या तमाम चीजों में ममता बनर्जी ने अपना काम करके दिखाया है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, तमाम जगह में काम किया है। और रही नंदीग्राम की बात, रही नंदीग्राम की बात, मैं उस विषय में भी आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, हम आएंगे, हम उस पर भी आएंगे। तो सिर्फ एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी को हो जाए, क्योंकि आज बस आधे घंटे का ही समय है, तो मैं चाहूंगा कि फटाफट सारे रिएक्शंस आ जाए। हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, प्रधानमंत्री मोदी के इन दावों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? उनका जो आक्रामक प्रचार हम देख रहे हैं, क्या ये वाकई में व्यवस्था बनाम बदलाव का चुनाव हम देख रहे हैं इस बार? धन्यवाद आशीष जी। जी आशीष जी, कभी जो आज हमारा वेस्ट बंगाल है, ये कभी बंबई की तर्ज पर देश का ग्रोथ इंजन हुआ करता था। उसके बाद कांग्रेस रेजिम आई, फिर 34 साल वामपंथ रहा, और उसके बाद वामपंथ की ठीक व्यवस्था को फोटोकॉपी करके, हालांकि दीदी बहुत उससे प्रताड़ित हुई, दीदी के साथ उस तरह का व्यवहार किया वामपंथ ने जो शब्दों में नहीं कह सकती, लेकिन दीदी ने पूरी व्यवस्था को एज इट इज उठा के अपनी कॉपी कर लिया। उन्हें लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, शासन की पद्धति बहुत अच्छी है, इसको टेक ओवर कर लेंगे तो हम भी आराम से 3-4 दशक चलेंगे। ये दीदी ने इतना बड़ा नुकसान किया। आखिर उसके ढेर सारे केसेस हैं, बहुत चीजें सामने हैं, बहुत अकारण नहीं। जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि भाई आप किसी भी पार्टी को कम से कम धर्म के आधार पे आरक्षण की बात क्यों करनी चाहिए, आज टीएमसी करती है, क्यों करती है? अगर
प्रधानमंत्री मोदी उस पार्टी का विरोध करने के लिए निकले हैं जो सिंगूर के दम पर सत्ता में आई और 15 साल शासन किया। आज भी उन खेतों की जहां पर वो प्रस्तावित था, आज भी उस यूनिट को जाकर, उस प्रस्तावित स्थान को जाकर देख लीजिए, आज भी वो जंगल पड़े हैं, उनका कोई हरा भला नहीं कर पाए। 15 साल आपको निर्बाध सत्ता में, आपको कुछ तो सोचना चाहिए था ना। जिनको आपने बताया कि नहीं आपका खेत ये लूट ले जा रहे हैं और हमको सत्ता दीजिए, हम आपको राजा बना देंगे, वो आज उनको जो 4 पैसा मिल रहा था, उससे पहले जो खेती से 4 पैसा आ रहा था, सब खत्म कर दिया आपने, उनको 2 कौड़ी का बनाकर छोड़ दिया। आपको मतलब किससे रहा? आपको मतलब था उस सिस्टम को जो वामपंथ छोड़ के गया था उसको ले ले और बढ़िया अच्छे से पुष्पित पल्लवित करके अपना जो वो है गृह, अपनी व्यवस्था है, वो इतनी मजबूत कर लें कि ताकि हम आराम से सत्ता में रहें। इसलिए प्रधानमंत्री शरणार्थियों की बात करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री घुसपैठियों की बात करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, और वो लोगों को टच करता है। ठीक, तो ये बदलाव का संकेत देता है। माधवी जी, ये प्रधानमंत्री मोदी जो भय मुक्त शासन की बात करके गए हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन, और क्या वाकई में भय मुक्त शासन रहा है? अगर ऐसा रहा है तो लगातार 3 बार कैसे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती रही, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप लोग भय मुक्त शासन की बात कर रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे आपको, तो क्या है इसका आधार और बीजेपी इसे कैसे लागू करेगी पश्चिम बंगाल में? देखिए आशीष जी, भय मुक्त शासन की बात अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे मैं कुछ उदाहरण दे देती हूँ। जैसे यदि जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में जो हिंसा होती है उस पर लगातार चर्चा होती है। पंचायत इलेक्शन के बाद में 6-6 महीने तक पंचायत इलेक्शन जीतने वालों को जो है अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि पंचायत इलेक्शंस में कई बार इस पे भी चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ कि गन पॉइंट पर लोगों को जो है अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया। तो ये हालात है। दूसरी बात, पिछली बार जब 2021 के इलेक्शन के बाद जब इनकी रिजल्ट आ गए थे और ये जीत भी गए थे, उसके बाद भी जो इन्होंने अपनी भड़ास निकाली थी, लोगों के साथ में जिस तरीके का बर्ताव किया था, पश्चिम बंगाल में आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, हाथ में बंदूक और औजार जो है लहराते हुए ये लोग जो अपनी विजय रैली निकाल रहे थे, उनके सॉन्ग आप जो है आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से फुटेज अभी भी यूट्यूब पे होगा, आप यूट्यूब खोलिए और उसमें इनका सॉन्ग है जो कि ऐसा सुन के ऐसा ना हृदय कांपने लग जाए, इस तरीके का इन लोगों ने अपना विजय सॉन्ग बनाया है। भय का माहौल की बात कर रहे हैं, जब ममता बनर्जी खुद बोलती है कि मैंने कम्युनिटी को रोक के रखा है, अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं नहीं हूं, बीच में से हट जाऊं, तो ये पूरे बंगाल को क्या कर सकते हैं, आपको पता है ना। भय का माहौल ये है कि जब इनकी एमपी कहती है कि भाई जो बंगाल में वोट नहीं देता टीएमसी को, वो रहने का अधिकारी नहीं है। भय का माहौल ये है कि जब सरस्वती पूजा पर पुलिस को तैनात किया जाता है। भय का माहौल ये है कि जब यहाँ पे इमाम भत्ता की घोषणा ममता बनर्जी करती है। भय का माहौल ये है कि जब न्याय अधिकारी जो है जिनको रोक लिया जाता है, जिनको घेराव किया जाता है। और भय का माहौल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट आकर सामने कहता है कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर जिस स्थिति में पहुंच गया है, ये बहुत ही चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो भय का माहौल तो यहाँ पे हम लगातार 15 वर्षों से देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा था अभी जो हमारे साथ विश्लेषक बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर को, सीपीआईएम के स्ट्रक्चर को इन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन आप एक चीज देखिए कि अडॉप्शन के बाद भी जो 2002 में एसआईआर हुई थी, उसमें 27 लाख वोटर्स के नाम कटे थे। कम से कम इनकी तरह बेशरम तो नहीं थे ना कि जाकर वहां पर जो है उंगली उठाने लग जाए चुनाव आयोग के ऊपर में। अरे भाई, आपने तो चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही भय का माहौल बना दिया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी फुटेज चलाई थी कि सर पे लोग अपना सामान उठा के रातों रात भागने लग गए थे। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? मुझे बताइए, जिनको इतना भय लगा था ममता बनर्जी क्यों কাকেও যেতে হবে না, এখানে থাকতে হবে, কেউ যাবে না পশ্চিমবঙ্গ छोड़े, আমি ये संरक्षण देवो। তাহলে वो कौन थे जिनको डर लग रहा था कि घोषणा के साथ ही रात को? क्या ये मान लिया जाए माधवी जी के एसआईआर के बाद जो गणित बदला है वोटों का, वही आप माहौल देखिए वही है क्या, वही आपकी जीत की कुंजी बनेगा? आप लोग इसको लेकर आश्वस्त हैं? मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए। आशीष जी, ऐसा है कि भय का माहौल ये है कि पश्चिम बंगाल में जब जनसभा होती थी, मैं खुद भाजपा करती हूँ, मुझे पता है कि हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग करते हैं, मतलब 7 साल पहले 8 साल पहले, तो लोग सामने आके सीटों पे बैठते नहीं थे, चेयर पे बैठते नहीं थे, दरवाजा और खिड़की से अपना जो है अपना सपोर्ट दे देते। तो ये है भय का माहौल कि वोट देने के बाद उनको डर लगेगा कि कहीं हमारे कॉम्प्लेक्स में आके आगजनी और तोड़फोड़ ना हो जाए। नहीं तो भय का माहौल ये भी है। मैं एक और चीज बताऊंगी कि चुनाव होने के बाद में लोग अपना चुनाव का ऑफिस बनाने के लिए लोग अपनी जगह नहीं दे रहे हैं। ठीक, ओके। तौसीफ जी, आप बताइए, ये जो प्रधानमंत्री बोल कर गए हैं कि भय मुक्त शासन की उम्मीद थी वो नहीं हुआ,
उसी की डेफिनेशन बता गई हैं अभी माधवी अग्रवाल जी। आपकी क्या जवाब है? और ये जो एसआईआर में 92 लाख वोटर्स जो फर्जी थे, जिनको छांट दिया गया है, जो आपकी जीत का आधार हमेशा बनते थे, उसको लेकर क्या डर का माहौल है अंदर? सबसे पहली चीज है, सांप्रदायिक हिंसा का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आता है और हमेशा से सांप्रदायिक हिंसा राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते हुए आई है। अब रहा वोटर लिस्ट से नाम हटाना, मतलब बेसिक डेमोक्रेसी को खत्म करना हुआ। ठीक है, पहली चीज, जब वोट का अधिकारी छीन लिया जाएगा तो डेमोक्रेसी का नाम का ही रह जाएगा। अच्छा, मतलब फर्जी वोटर्स घुसपैठिए वोट डालते रहे। आप मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। जब वोटर लिस्ट से नाम ही छिना लिया जाएगा तो डेमोक्रेसी नाम का ही रह जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी, जो डिलीटेशंस का ट्रांसपेरेंसी है, वो कितना ट्रांसपेरेंसी है ये नहीं। आपका नाम कट गया क्या तौसीफ रजा जी? आपका नाम है कि नहीं? क्लियर प्रोसेस। आपका नाम है कि नहीं है तौसीफ? नहीं, हमारा नाम है। आपका नाम है माधवी जी? आपका नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में? आपका तो नहीं कटा माधवी जी? है माधवी जी मुस्कुरा रही, इसका मतलब उनका भी नाम नहीं कटा है। तो भाई उन्हीं का कटा है ना। अरे कटा उन्हीं का है जो फर्जी थे। नहीं, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। क्यों ये विक्टिम कार्ड निकालना सर बार बार? कितना ट्रांसपेरेंसी है, कितना क्लियर है, जो डिलीटेशन किया गया है वो कितना क्लियर है, वो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। पहली चीज, क्योंकि जब भी नाम डिलीट हुआ है, सबसे पहले चीज है कि आपने उनको बताया ही नहीं कि किस लिए उनका नाम डिलीट हो रहा है, किस वजह से उनका नाम डिलीट किया जा रहा है। ये चीज क्लियर नहीं है, ये चीज आप लोग किया नहीं। ये सिर्फ सांप्रदायिक एक कम्युनिटी को टारगेट कर आपने नाम डिलीट किया, एक असेंबली को टारगेट कर आपने वहां से नाम डिलीट किया। आपको मैं पूरी क्लियर कर देता हूं, आपको मैं पूरी क्लियर कर दे रहा हूं। पिछले 2021 के इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज थे, और ये भारतीय जनता पार्टी उस चीज को जानती है। नहीं तो वोट परसेंटेज बीजेपी का कितना था पता है आपको? सिर्फ 10% का फर्क था, सिर्फ 10% का। बोलते 38% वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी। और आपका कितना था? अरे आपका कितना था आप बताओ अपना? 10% के डिफरेंस थे, लेकिन वो 10% में आपको ये बात जानना जरूरी है, एक 36 सीट में तृणमूल कांग्रेस ज्यादा थी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 77 सीट में थी, जिनको जहां पर जो कैंडिडेट, तो वही तो डर है ना। वो जो 10% आपका जो बढ़ा था सर, वो 10% जो था वही तो फर्जी वोटर्स थे जिनको छांटा गया इस बार। उसी मार्जिन को वो फर्जी वोट डाल रहे थे वहां पर, बांग्लादेशी थे सारे। भारतीय जनता पार्टी काटने की कोशिश की है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। ये सही है कि इन लोगों का पहले से क्लियर है, इन लोगों ने पहले बता दिया। अच्छा, एक बात तो है विश्वनाथ जी, ओके सर हो गया। विश्वनाथ जी, एक बात तो मुझे महसूस हो रही है अभी जब मैं तौसीफ जी से बात कर रहा हूं, लगातार जो बयान ममता बनर्जी के मैं देख रहा हूं तमाम रैलियों में, ये जो एसआईआर के बाद वोटों का गणित बदला है, उसको लेकर शिकन तो है इनके माथे पर, टीएमसी वालों के। और क्या आपको वाकई लगता है कि इस बार जो मुसलमान वोट है वो वाकई में उसके बिखराव की आशंका है और ये भी बहुत बड़ी चिंता की वजह है उस खेमे में? आशीष जी, पहले एक लाइन बता दूं कि भय कैसे क्रिएट किया जाता है। पिछली बार 2021 के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के मामले में टीएमसी के एक विधायक और 2 पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके बाद विधायक परेश पाल थे, पार्षद स्वपन समद्दर और पापिया घोष, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई मुकदमे। आप समझिए, चार्जशीट, जब मुकदमा चार्जशीट लेवल तक गया, इसका मतलब समझिए कि पोस्ट पोल वायलेंस, चुनाव जीतने के बाद जिस पार्टी ने इस कदर हिंसा की हो, आप समझिए ये तो केवल टिप ऑफ आइसबर्ग है। केवल 2% समझिए जितनी हिंसा हुई होगी उसकी 1-2% का ये द्योतक है। तो ऐसा दल जब इस तरह की अत्याचार, ये भी धैर्य नहीं हुआ, चलो 5 साल तो हमें सत्ता मिल गई, अब इनको क्या मारना। जी, कोई भी जीत जाता है राजनीति में तो वो सोचता है मैं जितने भी लोग हैं वहां के वोटर, उन सबका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। लेकिन अकेला वेस्ट बंगाल है, और मुझे लगता है शायद ये वाला कॉन्सेप्ट लेफ्ट के कार्यकाल में भी नहीं था। ये दीदी का कार्य किया हुआ है कि नहीं, मिटा दो इनको, जिसने विरोध किया, जिसने वोट नहीं दिया उसको मिटा दो या उसको लेसन दे दो। अब उसका देखिए उदाहरण था, अभी रिसेंटली दीदी का बयान आया था। दीदी ने कहा मैं इनको छोड़ दूं तो तुम्हें खा जाएंगे, जीने नहीं देंगे। किनको? एक उसी कम्युनिटी को जिसके लिए हमारे तौसीफ भाई को दर्द बहुत है। उन्हें लग रहा है उस कम्युनिटी का नाम काट दिया गया इंटेंशनली। उस कम्युनिटी को का खौफ दिखा रही थी दीदी कि देखो अगर इनको ये हैं, इनको छोड़ दिया तो ये तुम्हें खा जाएंगे। अब पब्लिकली
सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर ऐसा कहता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा, ठीक। बताइए मुझे। ठीक। इससे ज्यादा अफसोसनाक क्या होगा, उस माधवी राज्य जी- की क्या दशा और दिशा होगी। हाँ ठीक है माधवी जी, ये बार बार आरोप लगना कि चुनाव आयोग ने आपके इशारे पर काम किया इसलिए आप लोग इतने ज्यादा फूले हुए घूम रहे हैं इस चुनाव में, और अभी भी देखे तौसीफ भी यही घुमा घुमा के सारी बातें रिपीट कर रहे हैं कि जानबूझकर वोटर्स के नाम काटे गए हैं और हमारे बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए हैं। माधवी जी, ये क्यों किया आप लोगों ने? क्यों काट दिए इनके वोट? हाँ, वो ममता बनर्जी की ही कही हुई बातों को रिपीट करेंगे। जब एसआईआर शुरू भी नहीं हुआ था तभी वो लोगों को भड़काने में पूरे लग गए थे, बंगाल में हाहाकार मच जाए, हिंसा भड़क जाए, ताकि वोट का भी जब कानून जब लेकर आए थे तभी उन्होंने यही भाषण देना शुरू किया था। तौसीफ जी क्यों भड़क रहे हैं? उनको बोलने आपने अपनी बात बोली, मैंने कुछ नहीं बोला था। तब भी हाँ तो सुन, नहीं, तब भी तो इनके पार्टी से लोग कहे थे ना। श्रोता भी बनिए थोड़ा, मैंने तो आपको बीच में कुछ नहीं कहा। अच्छा, बात ऐसी है कि देखिए, बात नहीं, एक सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए, मैंने आपकी बात पूरी अच्छे से सुनी थी। जी बोलिए। आशीष जी, ऐसा है कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया एक मतलब इतनी जगह हो रही है, पूरे देश में हो रही है, लेकिन बंगाल के बारे में हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं, प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। भाई, ममता बनर्जी 2002 में जो सपोर्ट करी थी एसआईआर का, आज उस समय आबादी 100 करोड़ के आसपास थी और उस समय 27 लाख वोट कट चुके थे पश्चिम बंगाल से। आज ममता बनर्जी को आपत्ति हो रही है जब यहाँ देश की आबादी 1.5 करोड़ के आसपास 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई चीज शुरू होने से पहले अगर आप आतंक मचवाने लग जाए, आप चिल्लाने लग जाए, आप लोगों को बरगलाने लग जाए, तो वहां पे शांतिपूर्वक प्रक्रिया होगी नहीं। लेट होने के पीछे भी यही कारण था कि इन्होंने वहां पर जो है पूरा अवरोध करने की पूरी कोशिश की, इसको विलंबित करने की, लंबित करने की सारी कोशिश की। तो ये हालात पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। भय का माहौल निश्चित रूप से है पश्चिम बंगाल में, रेकी होती है लोगों की, लोगों को सिक्योरिटी के गार्ड के साथ यहाँ पे चलना पड़ता है, क्योंकि आपने ही देखा होगा कि एमपी के ऊपर में भी लोगों ने हमला किया था, यहाँ के अध्यक्ष के ऊपर भी हमला हुआ था, खून बह रहा था। बंगाल की रियलिटी है, यहाँ की रक्त रंजित राजनीति को इन्होंने सीपीएम से अडॉप्ट करके उसको और ज्यादा पाल पोष कर और ज्यादा असुर बना दिया है बंगाल की स्थिति को जो है। ओके माधवी जी, मेरे पास समय सीमित था आज। आप सभी का बहुत आभार। तौसीफ जी आपका, विश्वनाथ जी आपका, माधवी जी आपका। बड़ी चीज़ यही है कि बंगाल में इस बार सिर्फ वोट नहीं, वहाँ की जनता 15 सालों का हिसाब भी मांग रही है, और उसी हिसाब की जब बात हो रही है तो उस हिसाब का जवाब जो है टीएमसी दे नहीं पा रही है। इसलिए कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी का विषय है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, अब व्यवस्था बनाओ बदलाव की बात हो रही है। अब जनता क्या करेगी वो 23 और 29 को पता चलेगा, और नतीजे 4 मई को आएंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा, इसलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।